जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5th के लिए हिंदी का रिवीजन देखेंगे, जिसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए देखते हैं हमारे जो रिवीजन के क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं एनुअल एग्जाम के हिसाब से। आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारा पहला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 2 से 3 पंक्तियों वाक्यों में उत्तर देना होता है ना। जैसे 3 लाइन 4 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन, है ना। जैसा भी आपका उत्तर हो उस हिसाब से आपको लिखना है। तो इसे लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर कहते हैं, मतलब लॉन्ग आंसर। चलिए देखते हैं पहला, माँ के चले जाने पर बच्चे का मन क्यों नहीं लगता। इसका उत्तर होगा, माँ के चले जाने पर बच्चा अकेला महसूस करता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसे हर क्षण माँ की याद आती है ना। बच्चे होते हैं हमेशा माँ के आसपास खेलते हैं रहते हैं, तो उन्हें माँ से ज़्यादा लगाव होता है, इसलिए माँ के कहीं भी चले जाने पर उन्हें अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उस बच्चे के स्थान पर तुम होते तो क्या करते। इस प्रश्न में मतलब आप जो बच्चे हैं जब इसका उत्तर लिखेंगे तो आप स्वयं के जो भाव होते हैं उसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, तो आप इस आंसर को अच्छे से याद करके लिखिए। जैसे मैं स्वयं खूब रोता, जैसे कि बच्चे अधिकतर ऐसा ही करते हैं। माँ को जाने ही नहीं देता, यदि जाना ज़रूरी होता तो मैं भी माँ के साथ ही गया होता, है ना। आप सब बच्चे यही करते हैं। अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है और मम्मी को नहीं जाने देना होता है तो क्या करते हैं, रोते हैं, गाते हैं और खूब सारे बहाने बनाते हैं, है ना। और रुकना ज़रूरी नहीं होता है तो बच्चे मम्मी के साथ ही चले जाते हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं अधिकतर सारे बच्चे। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह से आपको इसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालियों का पानी क्यों रुक जाता है, रुकने से क्या परेशानी होती है ना। नालियों में पॉलीथीन के फंसने से पानी रुक जाता है। पानी रुकने से वह सड़क पर बहने लगता है, जिससे सड़कों पर आना जाना असंभव हो जाता है। अधिकतर लोगों की क्या होती है आदत, घर का जो भी कचरा होता है या कुछ भी चिप्स वगैरह खाई रहे पर हम कहाँ बाहर सड़क पर फेंक देते हैं, और जब पानी आता है तो ये सारी पॉलीथीन बहकर नालियों में चली जाती है और वहाँ का पानी जब जाम हो जाता है बारिश के समय, है ना, नालियाँ जाम हो जाती है और पानी रुक जाता है आगे बहने से, तो क्या होता है वो पानी फिर नालियों से उभर कर सड़कों पर आने लगता है। और जब सड़कों पर गंदा पानी आ जाता है तो वहाँ से जो भी निकलने वाले होते हैं वो ऐसे गंदे पानी में निकलना पसंद नहीं करते और सड़क जाम हो जाती है, आना जाना वहाँ से बंद हो जाता है ना। तो क्या करना चाहिए, हमें नालियों में या हमें सड़क पर कचरा या पन्नियाँ नहीं फेंकना चाहिए ना, पॉलीथीन वगैरह नहीं फेंकना चाहिए। जो भी डस्टबिन है उसमें इकट्ठा करो और जो भी कचरे की सफाई की गाड़ियाँ आती हैं उसमें आप सारा कचरा उसमें डालो, जिससे हमारे आसपास भी साफ़ सफाई होगी, है ना। और बारिश में पानी जो रुक जाता है वो समस्या भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पॉलीथीन के प्रयोग से पर्यावरण को होने वाली हानियों के बारे में बताइए। पॉलीथीन ऐसे ही बहुत जहरीली होती है, रासायनिक चीज़ों से बनती है ना, रसायन से बनती, केमिकल से बनती है, जो उपयोग में हमें बहुत ही हानि पहुंचाती है। लेकिन फिर भी आजकल पॉलीथीन का बहुत ही इस्तेमाल होता जा रहा है, तो हमें इस इस्तेमाल को कम करना चाहिए, कम से कम उसका उपयोग करना चाहिए, है ना। जैसे सब्ज़ी लेने जाते हैं तो हमें कपड़े की बनी थैलियाँ लेकर जाना चाहिए ना, कपड़े से सिली हुई अपने साथ ही लेकर जाना चाहिए, ताकि जो सामान देने वाला है वो पॉलीथीन हमें नहीं देगा, है ना। उससे क्या होगा कि हम कम यूज़ करेंगे तो अपने आप पर्यावरण में पॉलीथीन का उपयोग कम हो जाएगा और हमारा पर्यावरण साफ़ सुथरा हो जाएगा, है ना। तो देखिए, पॉलीथीन रासायनिक प्रदूषण फैलाती है, इससे तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, है ना। जब हम पॉलीथीनों का उपयोग करेंगे ज़्यादा तो वो स्वाभाविक है, हम उसका उपयोग ज़्यादा करेंगे तो हमें उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। ऐसे तो सभी को पता है मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है, लेकिन फिर भी यहाँ देखते हैं हम आंसर। मनुष्य पढ़ सकता है, पशु पढ़ नहीं सकते, है ना, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति मनुष्य के पास होती है। मनुष्य बोल सकता है, जिसकी भाषा सभी को समझ में आती है ना। तो मनुष्य पढ़ सकता है और पशु नहीं पढ़ सकते। मनुष्य पुस्तक पढ़कर ज्ञानी और विवेकशील बन जाते हैं, पशुओं में विवेक शक्ति नहीं होती, मतलब सोचने समझने की शक्ति कि क्या सही है क्या गलत है ना, ये सोचने समझने की शक्ति मनुष्य के पास होती है।
और वो सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति भी मनुष्य के पास होती है, पशुओं के पास नहीं होती है। यही इनमें अंतर है। नेक्स्ट, पुस्तक का उद्देश्य क्या है? देखिए इसका उत्तर। पुस्तक का उद्देश्य है बच्चों में अच्छे ज्ञान का संचार करना, मतलब बच्चों को अच्छा ज्ञान देना। पुस्तकें पढ़कर हम महान और ज्ञानी बन सकते हैं। पुस्तकों में सारी बातें होती हैं जो हमें विवेकशील बनाती है, मतलब सोचने समझने की शक्ति जागृत करती है ना, सोचने समझने की शक्ति हमें पैदा करती है ना, और हमें ज्ञानी बनाती है पुस्तकें। यही इनका उद्देश्य है ना। पुस्तकें पढ़कर ही हम ज्ञानी बनते हैं, हमें अच्छे बुरे की, भले बुरे की समझ आती है ना। देश और वेशभूषा अलग होने पर भी मानव में क्या समानता है? हमारा अगला उत्तर है इसका। देश और वेशभूषा के अलग होने पर भी मानव का मानव से आत्मिक संबंध है, सभी एक है ना। हम इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी जगह की अलग अलग देशों की अलग अलग वेशभूषा है, वहाँ का पहनावा अलग है, वहाँ की भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, रीति रिवाज सब कुछ अलग है, लेकिन जो मानव है, मतलब मनुष्य का मनुष्य के प्रति जो संबंध है वो सब में एक है ना। तो यही इनमें समानता है। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चन और है वो भी हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आज का काम कल पर टालने से क्या हानि होती है? इसका उत्तर देखते हैं। आज का काम कल पर टालने से काम में और अधिक समय लगेगा तथा आज का काम कल और कल का काम परसों होगा, जिससे समय की बर्बादी होगी। देखिए अगर हमें कोई काम आज दिया है, उसे हम सोचते हैं, आलसी कर लेते हैं कि हम इसे कल कर लेंगे या कुछ देर बाद कर लेंगे, तो क्या होता है कि वो काम उस समय ना होकर हम उसे आगे करते हैं और आगे का काम और इकट्ठा हो जाता है ना। आज का भी कल का भी, ऐसे करते करते हमारा काम का जो बोझ है वो बढ़ जाता है, और फिर जब हम उस काम को अगले दिन या अगली बार जब उसे करने बैठते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है ना। इससे क्या होता है, हमारे समय की बर्बादी होती है। इसलिए आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, उससे हमारा वर्कलोड कम होता है ना, और हमें परेशानी भी नहीं आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंदे पानी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती है? गंदे पानी से बहुत सारी बीमारियां फैलती है। कौन कौन सी? पीलिया है, पेचिस है, हैजा, खुजली आदि बीमारियां फैलती है ना। ये सब बीमारियां अगर नहीं इनका सही समय पे इलाज हो तो ये जानलेवा भी हो सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न, वृक्षों की उपयोगिता बताइए। वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, ये सब जानते हैं, क्योंकि अगर वृक्ष नहीं है तो बारिश भी नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो हमें पानी नहीं मिलेगा और हम भूख और प्यास से जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना। तो वृक्ष हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। वृक्ष, चलो इसका उत्तर देख लेते हैं। वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, तरह तरह के फल मिलते हैं, ईंधन के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं, पेड़ पौधे औषधियों के भंडार होते हैं, है ना। जो हमारे वृक्ष हैं इनसे ही हमें भोजन के लिए भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, है ना। तरह तरह के फल फूल मिलते हैं और प्राण देने वाली हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम सब जीवित हैं आज, है ना। तो इसलिए वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और वृक्षों से क्या मिलती है? औषधियाँ मिलती हैं, मतलब जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जिससे कि रोगों को दूर करने के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है। तो वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य के क्या लक्षण हैं? उत्तर, अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य बुरी संगति में रहकर भी कभी बुरे नहीं बनते। वे अपनी अच्छाई अपने साथ रखते हैं, बुरी संगति का उन पर कोई असर नहीं होता है ना। जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या, उन पर बुरी संगति का कोई भी असर नहीं होता है। वो भले ही रहते हैं बुरी जगह पर, लेकिन जो उनका स्वभाव है वो हमेशा अच्छा है, तो वो कभी भी बुरी संगति में नहीं फंसते हैं, है ना। और जैसे कि जो चंदन का वृक्ष होता है वो कैसा होता है? सुगंधित होता है ना। उसकी दूर दूर तक खुशबू फैलती है, और जब उसकी खुशबू सब दूर फैलती है तो उस वृक्ष पर सांप लिपट जाते हैं, है ना। क्योंकि सांप को सुगंध अच्छी लगती है तो वो उन चंदन के वृक्षों पर लिपट जाते हैं। तो क्या होता है, जो विष है वो तो सांप के पास ही रहेगा, कोई वो चंदन को नहीं चंदन वो उसका विष नहीं ले लेता है, वो जो उसका स्वभाव है वो वैसा ही रहता है। इसलिए अच्छे व्यक्ति जो होते हैं उनका स्वभाव भी हमेशा अच्छा होता है, चंदन की तरह। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेलों की उपयोगिता क्या है?
उत्तर देखिए। मेले हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। मेलों में विभिन्न स्थानों के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उन्हें एक ही स्थान पर तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। मेलों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जिनका लाभ सभी उठाते हैं, है ना। मतलब मेले में कोई एक जात पात के लोग तो नहीं जाते, मेले तो सभी के लिए होते हैं। वहाँ पे सभी धर्म जाति, सभी अलग अलग रहने वाले, अलग अलग शहरों के लोग सब वहाँ पर आते हैं और उन्हें वहाँ पर एक साथ बहुत सारी वस्तुएं देखने को मिलती है ना। वहाँ पे सुई से लेकर तो बड़ी बड़ी चीज़ों तक का सामान मेलों में मिल जाता है। सभी के उपयोग, बच्चे बूढ़े जवान सभी के उपयोग की चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं, है ना। तो सभी तरह के लोग वहाँ का लाभ उठाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाते हैं? सभी जानते हैं क्यों मनाते हैं भैया। इस त्यौहार में भाई बहन के प्यार को मजबूती मिलती है ना। जो भाई बहन के प्रेम व स्नेह को मजबूती मिलती है ना। इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। सभी भाई बहन उस दिन आपस में मिलकर त्यौहार मनाते हैं खुशी खुशी, और बहनें अपने भाई को तिलक लगाती है, राखी बांधती है उनके हाथ में, कलाई में, ठीक है। तो इस त्यौहार से भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो मजबूत बनता है ना। इस दिन क्या होता है, भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है ना, और बहन भी अपने भाई को लंबी आयु की और उसकी सभी का इच्छाएं पूरी हो इसका उसे आशीर्वाद देती है बहनें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लास्ट है 15th, ध्यानचंद सफलता के शिखर पर कैसे पहुँचे? ध्यानचंद कौन थे? हॉकी का जादूगर कहा जाता है ना ध्यानचंद को। इन्होंने हॉकी में इतना अच्छा मतलब प्रदर्शन किया कि वो उनकी लगन और मेहनत से वो विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी बन गए, है ना। मतलब विश्व में उन्हें सब जानने लगे, किस नाम से? हॉकी का जादूगर, ठीक है। तो इसका उत्तर देखते हैं कि ध्यानचंद सफलता के शिखर पर कैसे पहुँचे। अपनी लगन, मेहनत और निष्ठा के साथ खेलते हुए वे सफलता के शिखर पर पहुँचे और विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी के रूप में उन्हें जाने गए, ठीक है। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन जो आपको एनुअल एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार करना है। इसलिए आप इसे अपनी रिवीजन की कॉपी में अच्छे से लिख लें और इन्हें ही आप याद करें, ठीक है। मैं इनका PDF आपको सेंड कर दूंगी, तो आप अपनी रिवीजन की कॉपी में इन्हें अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।